इंटर्नशिप में आके आप उसको और डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से सीखोगे कि कैसे अकाउंटिंग होती है। तो सेम ऐसे ही है कि हमें थ्योरी दी है और उस थ्योरी से मुझे प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लिखी है। पर मुद्दा ये है सर, इशू ये है, बीच में आ जाता है सर आईसीएआई। और सर आईसीएआई के साथ दिक्कत ये है कि आईसीआई जो थ्योरी का आपको सब्जेक्ट देता है, तो जो चेकर है, याद रखना, जो चेकर है जो आपका एग्जाम चेक करेगा, उसके पास एक स्टेटमेंट या मैं कहूं एक पर्चा होता है, एक कॉपी होती है जिसमें सॉल्यूशंस लिखे होते हैं। एक्चुअली उसमें पूरे सॉल्यूशंस नहीं होते, उसमें मार्किंग लिखी होती है कि ये लिखा है तो ये नंबर देना, ये लिखा है तो ये नंबर देना, मतलब उस अकॉर्डिंग चीजें लिखी होती है। अब ये जो चेकर है ये क्या करेगा, ये इस कॉपी को चेक देखेगा और उस अकॉर्डिंग आपने जो आंसर लिखा है उसको मैच करेगा। अब इशू यहां पे यह आता है, मेरी बात समझो, इशू यहां पे यह आता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरे तरीके से थ्योरी है प्रैक्टिकल की, और जो आपका चेकर है वो भी इतना दिमाग नहीं लगाता। वो सिर्फ ये देखेगा क्या जितने पॉइंट्स यहां लिखे हैं, क्या उसमें से वही पॉइंट्स आपने यहां लिखे हैं या नहीं लिखे। पॉइंट्स इन द सेंस मतलब हेडिंग एज वेल एज उसका डिटेल में उसके बारे में आपने लिखा हो। ऐसे नहीं है कि हेडिंग हेडिंग लिख दी और पास हो गए, नहीं, आपको हेडिंग भी लिखनी है, उसके साथ साथ उसकी डिटेल्स भी लिखनी है, आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। अब देखो जरा, चेकर क्या करेगा, चेकर चेक करेगा कि क्या आपने जो लिखा है और आपकी जो दूसरी कॉपी है, मतलब जो सोल्यूशन कॉपी है, उसमें सारे पॉइंट्स बराबर है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग वो आपको नंबर देगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है सर, दिक्कत ये आती है कि जो थ्योरी आईसीएआई ने अपने मॉड्यूल में लिखी है, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, जो थ्योरी आईसीएआई ने अपने मॉड्यूल में लिखी है वही आपको वही आपको यहां पे लिख के आनी है अपनी कॉपी में। सर पूरी 100% नहीं, पूरी 100% तो नहीं, लेकिन जो उसके मेन पॉइंट्स हो गए, थोड़ा बहुत उसमें कुछ बीच बीच में पॉइंट्स आते हैं, ऐसी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हो गया सर, आप ये कहना चाहते हो कि हमें मगअप करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर इसका मतलब आप हमें रटवा के पढ़ाओगे? तो इसका आंसर है यस एंड नो। सर क्या मतलब? मतलब यह है कि वैसे तो मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन जहां पे रटना होगा वहां पे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको यहां रटना है। सर ऐसा क्यों? मेरी बात समझिए, देखो जरा, आप खुद समझो कि आपको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। अगर आप हर चीज को समझ के ही पेपर को करने लग गए, मेरी बात समझो, समझना जरूरी है नो डाउट, लेकिन एग्जाम में करने के लिए आपको रट्टा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कोई फालतू की चीजें नहीं बता रहा कि, या फालतू की चीजें नहीं कराऊंगा कि ऐसे कर लो वो कर लो, नहीं। सर सिंपल बात है, समझना है, मैं समझाऊंगा आपको, मैं बैठा हूं, एक एक पॉइंट एक एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ भी समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। लेकिन जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको रट्टा लगा के करना है। और मगअप करने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स रेडी करी हैं, यानी मैंने कुछ स्टोरीज बनाई हैं, कुछ टेक्निक्स बनाई हैं, प्रेजेंटेशन बनाई हैं, जिस अकॉर्डिंग आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत इजी भी लगेगा और बहुत मजा भी आएगा, और उन टेक्निक्स से आप याद भी कर लोगे। तो क्या सर जैसे आप ये टेक्निक्स, आप ये स्टोरीज बताओगे तो क्या हमें याद हो जाएगा? तो आपको देखो, बात समझो, याद तो हो जाएगा लेकिन आपको उसकी रिवीजन भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया तो याद हो गया, आपको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने टाइम में और कैसे कैसे रिवाइज करना है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने अभी आपको ये बताया कि सर एसएफएम में, आज हमारा लेक्चर 1 है एसएफएम का, इंट्रोडक्शन में मैंने अभी आपको ये बताया कि एसएफएम आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको करना कैसे है, थ्योरी बेस पे। थ्योरी कौन सी है सर? आईसीआई का मॉड्यूल। और जो मेरा मॉड्यूल है वो भी आईसीआई की कॉपी है, मेरा क्या किसी का भी उठा लो, सारा आईसीआई का ही कॉपी है। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे कर देते हैं, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, बुक को बहुत ही देखने में बढ़िया सा बना देते हैं ताकि अच्छा लगे और पढ़ने में भी मजा आए, और कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। अब मॉड्यूल में जो थ्योरी लिखी है उसी अकॉर्डिंग हमें एग्जाम में भी लिख के आनी है, क्योंकि अगर मैं उस अकॉर्डिंग एग्जाम में नहीं लिखूंगा तो सर नंबर नहीं मिलेंगे। बात समझ आई?
ठीक है सर, बात समझ आ गई। आओ जरा एक पॉइंट और बताना है मुझे शुरू करने से पहले। सर देखो, आपका जो चैप्टर है एसएम का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर नहीं, ये जो है, ये आपका जो पेपर है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। सर दो हिस्से, हाँ। एक है सर आपका एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा है एसएम यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 50 मार्क्स का है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 50 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। यानी इसमें भी एमसीक्यूज हैं, कितने नंबर के सर? 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और बाकी 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है। सेम केस यहाँ पे कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल या सब्जेक्टिव पेपर है। अब जरा समझो, चालाक बच्चे होते हैं कुछ, चालू बच्चे। चालू बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि देखो सर, हम एक काम क्यों ना करें। ये कौन है सर? ये है चालू बच्चा। चालू बच्चा ये क्या सोचता है? ये सोचता है सर एक काम क्यों ना करें। एफएम जो है वो तो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, सॉरी। एफएम जो है ये तो सर पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पेपर है और ये पूरे तरीके से थ्योरी पेपर है, जिसको हम प्लानिंग करने वाले बच्चे होते हैं, जो कहते हैं सर हमारे कोर्स कंप्लीट कराओ जल्दी से, 3 महीने में हमें पेपर देना है, 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करा दो। उसके बाद हमें 1 साल के अंदर अंदर जल्दी से वो आर्टिकलशिप भी करते हैं। उसके बाद वो अपनी उसी टाइम क्लासेस प्लान करते हैं कि सुबह ये क्लास होगी, या मैं गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे क्लासेस ले लूंगा, या इस तरीके से पढ़ाई करूंगा, इतने टाइम पे मेरा कोर्स कवर हो जाएगा, इतने टाइम के बाद फिर मैं अपना रिवीजन शुरू कर दूंगा। एग्जाम से 6 महीने पहले मेरी सारी रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद लग के मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा, और एग्जाम में जाके बिल्कुल बढ़िया नंबर से मैं रैंक भी प्रॉपर लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ऐसे प्लानिंग वाले बच्चे। तो ये प्लानिंग वाले बच्चे क्या जल्दी सक्सेस होंगे? देखो, फ्लो वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, इसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये अपनी किस्मत के ऊपर बैठा हुआ है। मेहनत कर रहा है नो डाउट, लेकिन मेहनत से ज्यादा किस्मत पे बैठा है। ये बंदा ये बंदा जो है स्मार्ट, जो है बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, ये किस्मत के तो साथ है ही, क्योंकि किस्मत तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ साथ ये प्रॉपर प्लानिंग करके अपना रिस्क बहुत ज्यादा कम कर रहा है। किस चीज का रिस्क सर? फेल होने का रिस्क कम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इसका रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो सर इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या लेना देना? अब मेरी बात समझो जरा। अगर मैं दोबारा से वापस आता हूं, आपको 50 करोड़ दे दिए और कहा कि नया बिजनेस खोलना है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने का, और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ डील करना है, तो आपको बताओ शॉर्ट टर्म में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप धीरे धीरे और बढ़िया तरीके से काम करो तो आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। जैसे शाओमी ने करके दिखाया। शाओमी को कोई नहीं जानता था, एप्पल था, सैमसंग था, लेकिन शाओमी नहीं था, वीवो भी नहीं था। इन्होंने धीरे धीरे कस्टमर की जो डिमांड है उनको पकड़ना शुरू करा, अपने मोबाइल फोन को उस अकॉर्डिंग क्वालिटी देनी शुरू करी, अपग्रेड करना शुरू करा, और फिर जाके उन्होंने मार्केट में अपना शेयर बनाया। आपको पता है मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर जो था वो पहले शाओमी का हुआ करता था, ना तो एप्पल का था ना सैमसंग का था। आज के टाइम पे आई थिंक वीवो का सबसे ज्यादा, इंडियन मार्केट में बता रहा हूं, इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है, यानी सबसे ज्यादा जो लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं वो वीवो के खरीदते हैं। एप्पल भी नहीं है उसमें, सैमसंग भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कोई नई कंपनी compete कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है सर। शॉर्ट टर्म में भले ही ना कर सके, पर लॉन्ग टर्म में कर सकती है, लेकिन उसकी प्लानिंग धांसू होनी चाहिए। बिल्कुल ये स्मार्ट बच्चे की तरह प्लानिंग होनी चाहिए, एकदम धांसू। तो यही जो प्लानिंग है कि भाई वो 10 साल के लिए सोच के चलेगा। 10 साल भी मैं जल्दी बता रहा हूं, वो 20 साल के लिए सोच के चलेगा कि मुझे 20 साल में क्या करना है सर? 20 साल में कंपीट करना है। किससे कंपीट करना है? एप्पल या सैमसंग से कंपीट करना है। वहीं जो ये स्मार्ट बच्चा है, ये अपने आने वाले 5 साल प्लान करके चलता है, या 10 साल प्लान करके चलता है। कहता है 5 साल में तो सीए कंप्लीट कर लूंगा, और उसके 5 साल में अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरी मिनिमम इनकम 3 लाख महीने की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 3 लाख पर मंथ। 3 लाख भी मैं कम बता रहा हूं, कम से कम कितनी होनी चाहिए सर? 5 लाख पर मंथ। या वो ये सोच रहा है कि भाई मैं तो कहां चला जाऊंगा, मैं आउटसाइड इंडिया ही सेटल हो जाऊंगा, यूके, यूएस, कनाडा, और सबसे अच्छी जगह जो आज के टाइम पे, मतलब आने वाले
5 सालों में होने वाली है वो है दुबई, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कि वो दुबई चला जाएगा, वहां सेटल हो जाएगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड भी है, वो दुबई में जॉब करता है, उसका पैकेज है 1.5 CR का, 1.5 करोड़ रुपए उसकी सैलरी है अभी। ठीक है, चल। तो वही बिजनेस क्या है सर, 20 साल के लिए अपनी प्लानिंग करेगा। क्या ये प्लानिंग ऐसे ही हो जाएगी, फ्लो के साथ होगी? नहीं सर, ये प्लानिंग फ्लो के साथ नहीं होगी, ये डिटेल प्लानिंग होगी। हर एक स्टेप को देखना पड़ेगा, हर एक जगह पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, और हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हमारी कैपिटल है, और जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और हम उसमें क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, रिसर्च कैसे करेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें हमें इन 20 सालों में करनी है। तो क्या एक बार में 20 साल के बारे में सोच लेंगे? बिल्कुल, एक बार में 20 साल के बारे में सोच लेंगे, लेकिन उसको छोटे छोटे प्लानिंग में फिर एग्जीक्यूट करेंगे। प्लान बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट छोटे छोटे पार्ट में करा जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को आप लोग प्यार से कह सकते हो कि ये है सर स्ट्रेटेजी। क्या है ये? स्ट्रेटेजी। यानी कि इस कंपनी को, जो कंपनी आज 2025 में है, वो 2050 में, 50 नहीं 25 साल हो जाएंगे, 2045 में, ठीक है, विश्व गुरु बन जाएंगे हम। ठीक है, चलो। तो 2045 में इसको इंडिया की या वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में आना ही आना है। इसको अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग करनी है 20 साल के अंदर अंदर। तो आप ये कह सकते हो, ये लंबी जो प्लानिंग है, ये क्या कहलाएगी सर? ये कहलाएगी स्ट्रेटेजी। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा छोटे छोटे टर्म्स में, कि 2 साल, 4 साल, 5 साल में, ऐसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब स्ट्रेटेजी तो आपने बना ली, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी भी क्या फ्लो के साथ हो जाएगी? चलो स्ट्रेटेजी बना ली, अब ऐसे ही चलते रहेगी? नहीं सर, इसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और बताओ, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है सर काम को करवाना। तो काम को करवाने को क्या कहेंगे सर? काम को करवाने को कहेंगे मैनेजमेंट। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो इससे 2 वर्ड आए सर, स्ट्रेटेजिक और दूसरा आया मैनेजमेंट। तो हमें क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है सर हमें? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। क्या सर ये लिखना है? ये लिख लो यहां से, ये। या आप छोड़ो, क्या करोगे? ये फोटो वोटो ठीक है, रहने दो, छोड़ो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ, क्या आपको बात समझ आई? अब जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो जरा मेरे साथ साथ, 2 वर्ड है सर। कौन कौन से वर्ड है सर? एक है स्ट्रेटेजिक और दूसरा कौन सा बताया सर आपने? मैनेजमेंट। अब जरा समझो स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है। आओ जरा मेरे साथ साथ पढ़ो। कह रहा है कि स्ट्रेटेजी का मतलब है, सर ये तो आप हिंदी में बता रहे हो, बिल्कुल हिंदी में है, ठीक है। स्ट्रेटेजी का मतलब है योजना बनाने। योजना का मतलब है सर प्लानिंग बनाना, और सफलता से लागू करने का तरीका। यानी प्लानिंग करी और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर तरीके से, यानी स्ट्रेटेजी और उसका एग्जीक्यूशन। यानी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है सर? स्ट्रेटेजी का मतलब कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी का मतलब है डिटेल में प्लानिंग करना। क्या करना? डिटेल में प्लानिंग करना, ठीक है, योजना बनाना और उसको सफलता से लागू करने का तरीका। अब मेरी बात समझो जरा। एक्चुअली में क्या होता था कि जो बिजनेसेस है ना, जैसे ये बिजनेस है, लेट सपोज एक है बिजनेस नंबर 1 और एक है सर बिजनेस नंबर 2, ठीक है। ये जो बिजनेस है, ये एक दूसरे से कंपीट भी करते हैं और एक दूसरे से मार्केट में ग्रो भी करना है। अब होता क्या है, मेरी बात समझिए, होता क्या है, ये दोनों लोग अपने अपने लिए प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लानिंग करते हैं। वहीं अगर मैं 2 कंट्री की बात करूं, 2 कंट्री जैसे कि यूएसए और चाइना, रशिया तो खैर अभी इतना नहीं है, चाइना की बात करते हैं। इन दोनों कंट्री में बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि चाइना कहता है कि आने वाले 20 साल में मैं यूएसए को सरपास कर दूंगा, यूएसए से आगे निकल जाऊंगा, मेरी इकोनॉमी यूएसए से बहुत आगे निकल जाएगी। इंडिया तो आता ही नहीं है लाइन में, हम तो अभी बहुत पीछे है, ठीक है, चलो। तो यूएसए को बीट करके आगे निकल जाएगा। तो यूएसए क्या करेगा सर? यूएसए भी इसके लिए प्लानिंग करेगा, ताकि चाइना उसको बीट ना कर पाए। सही गलत, एथिकल नॉन एथिकल सब चीजें करता है, ठीक है। एथिकल पता चलती है, नॉन एथिकल दूसरे तरीके से पता चलती है।
तो अब इस प्लानिंग को बहुत डिटेल में जब करना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजी। तो ये वर्ड है ना एक्चुअली स्ट्रेटेजी, ये वॉर से निकल कर आया है। क्योंकि वॉर में जब जब लड़ाइयां होती थी दो देशों के बीच में, तो जो स्ट्रेटेजी बनती है, प्लानिंग बनती थी, उस प्लानिंग को बहुत डिटेल में करा जाता था, उसको कहा जाता था स्ट्रेटेजी। क्या कहा जाता था? स्ट्रेटेजी। जैसे आपने मूवीज भी देखी होगी, जैसे अभी वो लेटेस्ट में छावा मूवी आई है, उसमें आपने देखा होगा कि जो मराठा फौज थी वो बहुत कम थी नंबर्स में इन कंपैरिजन टू द मुगल आर्मी, लेकिन वो क्या करते थे? गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। यानी कि वो छुप के वॉर करते थे, या फिर जब वेट करते थे कि जो दूसरी अपोजिट पार्टी है ऐसी जगह पर आए जहां पे उनको घेर के मारा जा सके, या उनके लिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे सेम उसमें भी मैंने देखा था, वो मूवी थी जो यही थी, इसी की ही, क्या नाम था उसका, सैम बहादुर। सैम बहादुर के अंदर भी ये दिखाया है, वो तो रियल स्टोरी पे है कि जब बांग्लादेशी जो थे, पाकिस्तान था उस टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा इन्वेड कर रहे थे इंडिया में, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो कश्मीर की तरफ से था वो भी उस पे था कि भाई लड़ाई करेगा। तो इंदिरा गांधी ने उससे पूछा था, जो सैम मॉनिक शॉ जो है, उनसे कहा था कि भाई हमें भाई ये सब हो रहा है कि हमें भी रिटेलिएट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं कर सकते, अभी बर्फ बहुत है वहां पे। अभी हमने अगर अपने सोल्जर डिप्लॉय कर दिए तो दिक्कत क्या होगी कि भाई जो एनिमी है वो ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कारगिल में भी था, और वहां बर्फ बहुत है, तो जो सोल्जर है वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, और हमारे जो सोल्जर हैं उनकी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, डेथ बहुत ज्यादा हो सकती है। तो उन्होंने टाइम दिया कि बर्फ पिघलने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे लड़ाई करनी है। तो उन्होंने क्या करा सर, उन्होंने भी स्ट्रेटेजी बनाई। तो स्ट्रेटेजी वर्ड एक्चुअली आया है वॉर से। प्लानिंग जो है वो बिजनेस करते थे, लेकिन अब क्या है, दो कंट्रीज तो है ही, दो कंपनीज के बीच में भी क्या है सर, दो कंपनीज के बीच में भी एक तरीके से वॉर चलती है। जैसे सर, जैसे कि एप्पल और सैमसंग, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना, तो एप्पल और सैमसंग ने एड्स भी ऐसी बनाई है कि एप्पल एड ऐसी बनाता है जो सैमसंग की जहां बेइज्जती करता है, सैमसंग ऐसी एड बनाता है जहां वो एप्पल की बेइज्जती करता है। बताओ देखी है नहीं देखी? बिल्कुल। अच्छा, कोक और पेप्सी के साथ भी यही था, अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले होता था। कोक कुछ ऐड बनाता था जहां पेप्सी की मजाक उड़ा रहा है, और पेप्सी कुछ ऐसी ऐड बनाती थी जहां कोक की मजाक उड़ा रही है। तो दोनों में क्या है सर, झगड़े चलते हैं तगड़े वाले। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और होती है, लेकिन फिर भी झगड़ा होता है, तो दोनों के बीच में वॉर चलती है। तो वॉर के लिए जिसको आगे बढ़ना है उसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उस बहुत अच्छी प्लानिंग को क्या नाम दे दिया? स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी वर्ड जो है वो वॉर से निकल कर आया है। लेकिन अब बिजनेसेस भी वॉर की सिचुएशन में आ गए एक दूसरे से, मतलब ऐसे झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, पर मार्केट शेयर के लिए, आगे बढ़ने के लिए इतनी मारा मारी लगी रहती है कि वहां स्ट्रेटेजी को घुसा दिया गया। यानी आज से अगर 100 साल पहले या 50 साल पहले जाएं, तो स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा बिजनेस में यूज नहीं होती थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी। दो कंपनीज, 50 तो नहीं, 100 साल की बात कर रहा हूँ, दो कंपनीज इतना झगड़ा नहीं करती थी आपस में, मार्केट शेयर के लिए झगड़ते नहीं थी, कंपनीज में इतना कंपटीशन नहीं था। अब बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहा है, जिस वजह से प्लानिंग को छोड़ के उन्होंने कहा प्लानिंग को तो करना ही है, उसको तो रखो, पर डिटेल की प्लानिंग वाला बंदा रखो जो बिल्कुल एकदम सही तरीके से हर चीज बता सके और हमारी कंपनी को एकदम से बूस्ट कर सके। जैसे आजकल खुद देखो कि आजकल जो कंपनीज हैं, आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हर जगह है कि वो हर जगह स्पॉन्सरशिप करती हैं, क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप करती हैं, आईपीएल में स्पॉन्सरशिप करती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के उनसे भी अपना एडवर्टीजमेंट करवाती हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो हर तरीके की जो कस्टमर है उनको पकड़ना चाहती हैं कि हर कोई उनका प्रोडक्ट खरीदे और रिपीटिशन में खरीदे। ठीक है? यानी कोई भी बिजनेस जो है ना, याद रखना, कोई भी बिजनेस है ना, उसकी दो चीजें हैं, दो ही बातें वो चाहता है। पहली तो वो चाहता है कि कस्टमर बेस उसका अच्छा खासा हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उसका सामान खरीदें। दूसरा, उसका जो कस्टमर है वो रिपीटेटिव हो, यानी कि बार बार उसका प्रोडक्ट खरीदे। ऐसा नहीं एक बार खरीद लिया काम खत्म की ठीक है, नहीं, बार बार प्रोडक्ट उसका वो खरीदे। इसी वजह से तो आपको पता होगा कि ये जो कंपनीज हैं वो, जब उनका फोन पुराना हो जाता है
तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके अपने पुराने फोन को खराब कर देते हैं, कभी उसकी बैटरी खराब कर देते हैं, कभी कुछ खराब कर देते हैं। एक बार तो मेरे साथ हुआ था, क्या हुआ था कि बहुत पहले की बात है, उस टाइम सोनी के फोन चलते थे, आज के टाइम तो सोनी के फोन नहीं है। क्या हुआ था देखो मेरे साथ एक बार, कि बहुत पहले की बात है, उस टाइम इंडिया में फोन चलता था एक सोनी का। ठीक है, आज के टाइम पे तो सोनी अपने अपने फोन बेचना इंडिया में बंद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सोनी फोन नहीं बनाता, इंडिया में बेचने बंद कर दिए हैं। तो सोनी का एक मोबाइल था मेरे पास। तो आपको पता है जब भी मोबाइल होता है तो उसकी 1 साल की 1 ईयर वारंटी होती है, कि 1 साल में अगर इसमें कुछ भी हो गया, खराब होता है अपने आप से, टूटने की नहीं होती, एक्सीडेंटल नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ खराब होता है, सॉफ्टवेयर खराब हो गया, स्क्रीन उड़ गई, कुछ भी हो गया, तो आपको वो ठीक करके दे देंगे। तो मेरे साथ क्या हुआ कि 1 साल तक फोन बिल्कुल ठीक चला, उसके बिल्कुल अगले दिन, बिल्कुल नेक्स्ट डे वो फोन खराब हो गया, अपने आप ही खराब हो गया, पता नहीं बंद हो गया। मैं ठीक कराने गया तो वो कह रहे कि इसका तो सॉफ्टवेयर उड़ गया और इसकी आईसी उड़ गई, पता नहीं क्या क्या। कह रहे कि इसमें तो अच्छा खासा खर्चा होगा, यानी जितने का ये फोन लिया था उसका लगभग 40% तो वो खर्चा मांग रहे थे। मैंने कहा 1 साल हुआ है, अगले साल ही फोन खराब हो गया और इसमें मैं 40% खर्चा करूं जितने का फोन लिया था। मैंने कहा नहीं भाई, इससे बढ़िया पैसे मिला के और ले लूंगा। तो कंपनी क्या करती है सर, कंपनीज हमें ऐसे ही पागल बनाती हैं, अपडेट करती हैं सॉफ्टवेयर, चीजें अपडेट के नाम पे हमसे पैसा ले लेती हैं या चीजें खराब कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं सर कस्टमर रिपीट हो। इसीलिए तो एप्पल क्या करती है, आपको पता होगा कि एप्पल जो है एक जैसे फोन बनाती है। सर जैसे ही उसने फोन बनाया, कौन सा सर, उसने फोन बनाया आईफोन 11, तो उसके बाद ही 6 महीने के अंदर, 8 महीने में 12 निकाल दिया। फिर 11 के अंदर भी 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 11 SE, ऐसे ही इसके अंदर भी अलग अलग वेरिएंट निकाल दिए, जबकि फोन बिल्कुल एक जैसा है। 11 और 12 को आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल एक जैसे हैं, 10% हार्डली फर्क होगा। वहीं दूसरा फोन निकाल दिया आईफोन 13, 8 महीने 6 महीने में, वो भी एक जैसा फोन, 12 और 13 एक जैसे फोन, बस थोड़ा बहुत चीजें, कैमरा बढ़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो मजाक करते रहते हैं मीम्स में कि कैमरा ऐसा है तो कभी घुमा के ऐसा कर देते हैं, कभी घुमा के ऐसे कर देते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन वहीं देखो इनकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है। यानी एप्पल का फोन अगर 5 साल पुराना भी आप यूज करते हो तो भी आपका बहुत अच्छा चल जाएगा, बस उसकी बैटरी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। फिर उन्होंने सर 14 निकाल दिया, फिर उसके बाद 15 निकाल दिया। 15 के अंदर कुछ नया नहीं मिला तो उन्होंने कहा टाइटेनियम बॉडी है। अरे भैया, हमें क्या लेना देना, टाइटेनियम डाल दो, गोल्ड डाल दो, सिल्वर डाल दो, हमें तो मोबाइल फोन यूज करना है। और जैसे ही कोई पर्सन 11 जनरेशन का फोन यूज करता है वैसे ही आपका 15 भी यूज करेगा, बस थोड़ा सा कैमरा अपग्रेड कर दिया। तो अगर इसमें भी आप कंपेयर करोगे ना तो हार्डली 12% का फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको यूजर एक्सपीरियंस में। फिर भी कंपनी बार बार आपको परचेस करने के लिए ये सब चीजें करती हैं, क्योंकि खुद आप सोचे ना, अगर कंपनी ने एक बार में एक बहुत बढ़िया फोन बना दिया, हर चीज उसमें डाल दी, कि आने वाले 10 साल तक आपको फोन रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बैटरी बैकअप अच्छा है, हर चीज उसकी बहुत बढ़िया चलती है, तो मुझे आप खुद बताओ कि आप उस फोन को रिप्लेस करना चाहोगे? सर जब जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों रिप्लेस करेंगे? लेकिन हाइप बनाई जाती है, 12 लॉन्च हो गया, 13 लॉन्च हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, अब तो 17 आ रहे हैं, कह रहे कि फ्लेक्सिबल स्क्रीन के साथ वो निकलेगा। जबरदस्ती की चीजें डालती जा रहे हैं, जबरदस्ती की, सिर्फ किस लिए? कस्टमर को रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो चलो हमें ये पता चला सर, हमें ये पता चला कि सर स्ट्रेटेजी का मतलब है योजना बनाने और उसको सफलता से लागू करने का तरीका, यानी कि प्लानिंग, क्रिएशन ऑफ प्लानिंग। सर ये आप हिंदी में पढ़ा रहे हो, हमें तो इंग्लिश में एग्जाम देना है, मैं आपको इंग्लिश में भी कराऊंगा, पहले एक बार समझ तो लें कि क्या करना है सर। सर हमें करना है, प्लानिंग बनानी है और उसके एग्जीक्यूशन करना है। फिर ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म की बात करता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन शॉर्ट टर्म प्लानिंग से करा जाता है, जो किसी लक्ष्य यानी गोल को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। हमारे केस में हमारा गोल क्या था, आपका गोल क्या है सर? हमारा जो लॉन्ग टर्म, अगर हम गोल की बात करें तो गोल तो है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, हमारा गोल है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं, मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करूं, तो सर एक सक्सेसफुल फाइनेंशियली और इमोशनली भी, फाइनेंशियली इमोशनली हर तरीके से क्या है,
हमें सर इंडिपेंडेंट होना है, हमें सक्सेस हासिल करनी है, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हमारा गोल क्या है सर? गोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, अच्छे नंबरों से बनना, एक बार में क्लियर करना, ऐसा नहीं फ्लो के साथ नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं जरा। गोल को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेटेजी किसी भी व्यक्ति यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है, कि सही दिशा यानी सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो नहीं जा रहे तय करने में मदद करती है, ताकि समस्याओं यानी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आप टाइम रहते निकाल सको। तो सेम ऐसे ही है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि कल मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, तो वो सीए कर रहा था मेरे साथ और उसने इंटर के एग्जाम नहीं दिए, फाउंडेशन क्लियर करा, इंटर के एग्जाम नहीं दिए। हमारे टाइम पे सीपीटी हुआ करता था, और सीपीटी करने के बाद उसने इंटर के एग्जाम नहीं दिए। अच्छा, वो ये कहता था कि मैं ना, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती यार, इतना सारा पढ़ना है और ये सब है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उसने अपना छोड़ दिया। अब क्या है कि वो भी पढ़ाने में चला गया था, वो भी पढ़ाता था, तो 11th 12th को पढ़ाता था, उसके बाद कॉमर्स बीकॉम सबको पढ़ाने लग गया। अब कोरोना आया, कोरोना के बाद काम है ना लगभग सबका खत्म हो गया, क्योंकि ऑनलाइन चीजें हो गई। बहुत सारे बच्चे जो हैं अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोर्स में नहीं आना चाहते, आते हैं तो फिर अपने ही होम टाउन में या वहीं कहीं कोचिंग लेते हैं। जो पहले लोग कोचिंग देते थे उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता था, अब वो बहुत कम हो गया। तो सेम हिट मेरे दोस्त के बिजनेस पे भी हुआ, लोकली वो पढ़ाता था, उसके वहां पे जो लोग थे, बच्चे आते थे, नहीं आने लगे, दूसरी जगह जाने लगे, यूट्यूब के थ्रू देख के पढ़ाई करने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी। तो अब क्या है कि वो 5 साल से वो बेरोजगार है, वो कह रहा है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने काम करा नहीं, ऑफिस का काम तो उसको आता नहीं क्योंकि पढ़ाने में लगा रहता था, पढ़ाने का काम उसके पास हो नहीं रहा क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। तो वो मुझे कह रहा है कि मुझे किसी इंस्टीट्यूट में आप लगवा दो या मुझे किसी जगह बता दो जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। तो मैंने पूछा कि भाई क्या पढ़ाओगे? उसने कहा मैं सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा सीए फाउंडेशन अगर आप पढ़ाने जाओगे तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं रखेगा। वो पूछ रहे भाई क्यों? भाई मुझे आता है, मैं करा भी सकता हूँ। मैंने कहा आपको जितना मर्जी आता हो, जितनी मर्जी आपको नॉलेज है, जितना मर्जी आप अच्छा पढ़ाते हो, दो चीजें जब तक नहीं होंगी आपको काम नहीं मिलेगा। पहली चीज, या तो आपके पास चार्टर्ड की डिग्री हो, क्योंकि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूं और वहां जाके मैं कहता हूं मैं सीए हूं और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आप एक बैच दे दीजिए या मुझे आप पढ़ाने का मौका दे दीजिए अपने इंस्टीट्यूट में, फाउंडेशन हो गया या इंटर हो गया, जो भी सब्जेक्ट मैं कहता हूं। तो वो कहेंगे अच्छा आप चार्टर्ड हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, तो ठीक है आपको हम दे सकते हैं, अगर उनके पास सफिशियंट स्पेस मतलब जगह हुई तो। वहीं अगर वो जाता है मेरा दोस्त, मैंने कहा तूने जितना मर्जी करा हो, जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो सबसे पहले ये पूछेंगे क्या आप चार्टर्ड हो या नहीं हो। अगर वो आप कहोगे आप चार्टर्ड नहीं हो, तो वो 99% चांस है वो आपको नहीं लेंगे। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, जैसे आप भी पढ़ रहे हो, आप भी ये सोचते हो कि यार हमें पढ़ाने वाला भी कोई सीए हो। अगर नॉन सीए है तो आपके दिमाग में रहेगा यार पता नहीं इससे तो हो ही नहीं सीए, ये हमें क्या पढ़ाएगा, ऐसा सोच देखो होता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कोई गलत बात नहीं है, ये सबके दिमाग में रहती है चीजें। तो ये मैंने उसको बताया, मैंने कहा एक तो ये चीज, या मैंने उसको ये कहा कि भाई तेरा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेस मतलब ये कि आपका पॉपुलैरिटी अच्छी होनी चाहिए, कि यूट्यूब पे वीडियोस डालो अपनी, ताकि बच्चे देखें और देखने के बाद उनको ये लगे कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आपके सब्सक्राइबर बेस अच्छे हैं, आपकी वीडियोस पे कमेंट अच्छे आ रहे हैं, वो आप दिखाओगे फिर कि देखो भाई मेरे जो मेरे लेक्चर्स मैंने लिए हैं यूट्यूब पे बहुत फेमस है, अच्छा खासा बेस है मेरा। तो उसके बेस पे वो आपकी डिग्री को इग्नोर करके फिर आपको वो जॉब दे सकते हैं। तो मैंने कहा दो में से एक चीज, मैंने कहा तेरे पास दोनों ही नहीं है तो अब तू नहीं कर सकता, फिर भी मैंने कहा कोशिश करता हूँ कहीं अगर मिलता है तो मैं बताता हूँ। चलो, तो वापस मुद्दे की बात पे आते हैं कि सर देखो, उसने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई और फ्लो के साथ चलता रहा, पैसा आ गया उसके पास शुरू में और वो खूब मौज मस्ती में लग गया, वो सब चीजें। वहीं दूसरी ओर मेरा रास्ता अलग हो गया, मैंने कहा भाई मुझे पढ़ना है, मुझे अपना काम करना है प्रॉपर तरीके से, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेरी चीजें अलग हो गई। तो मैं अलग हो गया, वो अलग हो गया, हमारे रास्ते अलग हो गए। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और वो बेचारा अभी उसी जगह पे रह गया है। तो बहुत फर्क पड़ता है डिग्री का, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, सच्ची में बहुत फर्क पड़ता है डिग्री का। तो क्या हुआ कि आप भी अपनी एक स्ट्रेटेजी जब बनाओगे कि भाई आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, फिर उसकी रिवीजन करनी है, एग्जाम से 6 महीने पहले कोर्स कंप्लीट करना है, 2 बार 3 बार 4 बार, मिनिमम 4 बार तो मैं कहता ही हूँ,
4 बार तो मिनिमम आपको चीजें रिवाइज करनी है इंटर में, फिर जाके आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है एग्जाम की। मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन टेस्ट, आपको अपने तरीके से आप अपना टेस्ट ले सकते हो। 3 घंटे आपने लगाया टाइमर और करने बैठ गए, फिर उसको आप चेक कर रहे हो कि कहाँ गलतियां हुई। ये पूरी आप प्लानिंग यानी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। यानी आपके पास क्या अच्छा होना चाहिए सर, आपके पास स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। सर एग्जीक्यूशन में तो दिक्कत आती है, हम प्रॉपर है ना एक पूरा चार्ट बना लेते हैं, सुबह 5 बजे उठेंगे, फिर हम 5:10 पे पढ़ने बैठ जाएंगे ब्रश व्रश करके फ्रेश होके, उसके बाद हम 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे, फिर हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम फिर पढ़ने लग जाएंगे 3 घंटे, पूरा ऐसे चार्ट बना लेते हैं। फिर हमने चार्ट बनाया था सर 5 बजे से, क्या होता है हमारे साथ कि सर हमने बनाया था कि हम 5 बजे उठेंगे और हमने उस अकॉर्डिंग अलार्म भी लगाया। अब हुआ क्या कि सर 4:45 पे भी अलार्म बज गया, लेकिन सर अलार्म तो 5 बजे का था। नहीं सर, हम ऐसे ना 10-10 मिनट के अलार्म भी लगा के रखते हैं। जैसे 5 बजे उठना है तो 4:30, 4:40, 4:50 ऐसे 10-10 मिनट के अलार्म लगा लेते हैं हम। ठीक है, क्यों लगा लेते हैं सर? मन की संतुष्टि के लिए लगा लेते हैं कि अच्छा हाँ, कि हमारे पास जैसे ही 4:45 का अलार्म बजेगा, हमें पता है अभी 15 मिनट में उठना है। तो अब क्या हुआ सर, ऐसे ऐसे करते हुए हमारा जो 5 बजे का अलार्म था वो भी बजा, और हमने सोचा कि ठीक है अभी उठ जाएंगे, इसको 10 मिनट और सो जाते हैं। तो आपने स्नूज कर दिया इसको 10 मिनट के लिए। फिर ये 10 मिनट बाद फिर बजा आपका 5:10 पे। अब आपने कहा यार 5 बजे से सोचा था, 5:10 तो हो गए, एक काम करते हैं ना, सीधा आप 6 बजे ही उठते हैं। तो यानी सिर्फ 10 मिनट ऊपर होने की वजह से आपने पूरा 1 घंटा अपना छोड़ दिया। फिर ऐसे ही जैसे ही अब आप पढ़ने बैठते हो आगे, जैसे आगे टाइम हुआ कि आपने सोचा था कि भाई मैं 8 बजे अब पढ़ने बैठूंगा, 8 बजे सुबह अपनी तैयारी वारी करके, लेकिन हो गए सर 8:15। अब आपने कहा 8:15 हो गए तो चलो 8:30 बजे ही पढ़ लेंगे, है ना, 15 मिनट और थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर, हम फ्लो के साथ चल रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे अपना गोल अचीव कर पाएंगे? सर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्या यहाँ पे आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत है? सर स्ट्रेटेजी तो बनाई है, लेकिन क्या उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है? नहीं सर, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। तो क्या ढंग से एग्जीक्यूशन की जरूरत है? हाँ सर, ढंग से एग्जीक्यूशन की जरूरत है। चल मुझे बताओ, आपको क्या स्ट्रेटेजी के बारे में समझ आया? हाँ सर, बात समझ आ गई। आओ जरा इंग्लिश में पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी कॉज बाय चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। और अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी को भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कोरोना। कोरोना में क्या हुआ सर, बहुत सारे बिजनेसेस बंद होने की कगार पे आ गए। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे, उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करा। मैं तो ये देखता था कि परचून की दुकान पे, या फिर अगर वो कुछ भी बेच रहा है, जैसे यहाँ पे दिल्ली में लक्ष्मी नगर में बहुत सारी बुक्स की शॉप्स हैं, तो बुक्स की शॉप वाला भी सैनिटाइजर बेच रहा है, 5-5 की लीटर की कैन बेच रहा है, मास्क बेच रहा है। अब मैं उससे पूछा था, मैंने कहा भैया आप ये बुक्स की दुकान पे ये मतलब क्यों? कह रहे भैया देखो बुक्स अभी इतनी बिक नहीं रही, जो बिक रहा है वही बेच रहे हैं। वैसे ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने क्या करना शुरू करा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सिचुएशन दिक्कत आ गई, क्या आ गया सर, कोरोना आ गया। अब कोरोना में क्या था, कोरोना में सर लॉकडाउन लग गया कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या करा, जैसे हमारे क्लाइंट है, उनका टेक का काम है, आईटी कंपनी बेस्ड काम है उनका। उन्होंने अपनी एक बिल्डिंग थी उनकी जो कि रेंटेड थी, और इस बिल्डिंग का अच्छा खासा रेंट जाता था, महीने का 25 लाख के आसपास रेंट जाता था। अब उन्होंने क्या करा, जो अपने लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया, कहां से, वर्क फ्रॉम होम। उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम दिया। अब वर्क फ्रॉम होम है तो 25 लाख रुपए इनका बच गया। फिर यहाँ जो बिजली का खर्चा होता था, पानी का खर्चा होता था, उसमें भी 2 लाख के आसपास खर्चा हो जाता था उनका महीने का, वो भी बच गया। अब उन्होंने देखा यार कि ये तो बढ़िया है, हमारा जो एम्प्लॉय है घर पे काम भी कर रहा है और हमारा पैसा भी बच रहा है, और जो सैलरी मैं पहले इसको देता था अभी भी वही दे रहा हूं। तो उन्होंने क्या करा, और भी लोग जो थे ना उनको भी कहा कि जाओ वर्क फ्रॉम होम करो।
और घर बैठ के अपना काम करो। और उन्होंने 25 लाख रुपए और बचा लिए अपने। मुझे बताओ क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई? बात समझो। उन्होंने जो अनसर्टेनिटी हुई कॉज बाय चेंजेस इन एनवायरनमेंट, उसको समझने में हेल्प करा किसने? स्ट्रेटेजी ने। आपने प्लानिंग करी। इट ऑल्सो मीन्स फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग देम विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज। कह रहा इससे हमने क्या करा? इट ऑल्सो मीन्स फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड इट ऑल सॉरी ये पर दोबारा पढ़ो। इट ऑल्सो मीन्स फाइंडिंग प्रॉब्लम्स फाइंड करना कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसको सॉल्व भी करना विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज, नए आइडियाज से। मुझे समझ आया? आओ जरा अब लिखो, लिखना शुरू करो अपने रजिस्टर में। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, लिखो इसमें दिस मीन्स लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन। आगे लिखो डिजाइन्ड टू अचीव, डिजाइन टू अचीव specific goals and objectives। लिखो दिस मीन्स, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ो भाई। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है? कितना सिंपल है सर। लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, जो कि डिजाइन करा गया है किस लिए? ताकि सर हम अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें और ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके सर? अचीव कर सके। आगे लिखिए, लिखो अ स्ट्रेटेजी विल गिव द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिखो पहले इसमें व्हाट इट wants to be, what it wants to be, कि भैया हमें चाहिए क्या। हम मतलब कंपनी की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। सेकंड लिखो what is want to do, हमें करना क्या है। ठीक है, आगे लिखो हाउ इट wants to do things, हमें उसके लिए कैसे चीजें करनी है। फिर वेयर इट wants to go, यहां पे इट का मतलब क्या है सर? यहां पे इट का मतलब है बिजनेस। इट इक्वल टू बिजनेस की बात हो रही है। चलिए आप जरा समझते हैं क्या लिखा है हमने। सर सबसे पहले तो देखो स्ट्रेटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान। दिमाग में डाल दो सर, स्ट्रेटेजी इज लॉन्ग टर्म प्लान। मेरे साथ साथ बोलो, स्ट्रेटेजी इज लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइंड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। स्ट्रेटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म प्लान of action
long term plan of action designed to achieve two things: specific goals and objectives. Specific goals and objectives. आगे, स्ट्रेटेजी विल गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग. ये जो क्वेश्चन है कंपनी के, बिजनेस के, इन बिजनेस के क्वेश्चंस का आंसर स्ट्रेटेजी देती है. वेयर इट वॉन्ट्स टू बी, हमें कहां पहुंचना है सर, हमें सक्सेस बनना है. जैसे हमारे क्वेश्चन, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नई कंपनी आप बनाते हो और 20 साल के अंदर अंदर 20 साल के अंदर अंदर हमें टॉप 10 कंपनीज में पहुंचना है. लॉन्ग टर्म का विजन है. व्हाट इट वांट्स टू डू, भैया इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और वॉट हाउ इट वॉन्ट्स टू डू थिंग, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा. तो ये हो गया सर क्या करना है, और ये हो गया सर कैसे करना है. फिर वेयर इट वॉन्ट्स टू गो, कि भाई हमें एक्चुअल में कहां तक पहुंचना है. अगर हम अपनी बात करें तो सर हम कहेंगे व्हाट इट वॉन्ट्स टू बी, हमें क्या बनना है सर, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. व्हाट इट वॉन्ट्स टू डू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग बनानी पड़ेगी और मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी. हाउ इट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स, कैसे करना पड़ेगा सर, हमें अपनी सारी चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी. कब तक मुझे अपनी इंटर्नशिप खत्म करनी है, कब तक मुझे अपनी क्लासेस लेनी है, ये सारी चीजें प्लानिंग करनी पड़ेगी. वेयर इट वॉन्ट्स टू गो, और एक्चुअली में फिर हमें जाना कहाँ है सर, कुछ लोग हो सकता है प्रैक्टिस में जाना चाहें, कुछ लोग हो सकता है जॉब में जाना चाहें, कुछ लोग हो सकता है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहें, और सर कुछ लोग हो सकता है कि आउटसाइड इंडिया जाके काम करना चाहें, अब्रॉड सेटल होने के बारे में सोचें. तो ये सारी चीजों का आंसर कौन देता है सर, इन सब चीजों का आंसर देता है स्ट्रेटेजी. क्या देता है सर, स्ट्रेटेजी. लिखो आगे. इन सिंपल टर्म्स, strategy इज स्मार्ट. बताया था ना स्मार्ट जो स्टूडेंट है, प्लान, स्मार्ट प्लान टू अचीव सक्सेस by making the right choices, and using resources efficiently. ठीक है भाई, सिंपल टर्म्स में स्ट्रेटेजी का मतलब है स्मार्ट प्लान बनाना टू अचीव सक्सेस. भाई हमें स्मार्ट प्लान बनाना है ताकि सक्सेस अचीव कर सके. सीए इज नॉट सक्सेस, याद रखना, सीए इज जस्ट अ माइलस्टोन टू रिसीव द सक्सेस या टू अचीव द सक्सेस, बट सीए इज अल्टीमेटली नॉट द सक्सेस. तो हमें क्या करना है सर, सक्सेस होना है. सक्सेस मतलब या तो प्रैक्टिस में सक्सेस होना है, या एक अच्छी जॉब में सक्सेस होना है, या एक कॉर्पोरेट, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छा पैकेज हमें पाना है, या हमें आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड इंडिया एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ सेटल होना है. दैट इज अवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. हालांकि ये भी सक्सेस की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है. अभी के लिए तो हम ये चीज चाहते हैं. फिर भैया स्मार्ट प्लान हो गया. बाय मेकिंग राइट चॉइसेस, आपको क्या करनी है सर, राइट चॉइसेस करनी है. सर मतलब यह है सर, हमने प्लान बनाया, हम पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ने बैठे दोस्त का फोन आ गया, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का फोन या मैसेज आ गया जिसके लिए हम बड़े आतुर होके बैठे रहते हैं कि कब इसका फोन या मैसेज आए और हम इसको जवाब देना लंबी सी लिस्ट में शुरू करें, भले ही उसका आंसर में आता रहे. ठीक है, तो अब यहां पे आपके पास चॉइस है कि या तो आप मोबाइल उठाओ या ना उठाओ.
तो आपको राइट चॉइस क्या लेनी है सर? राइट चॉइस ये लेनी है कि अगर मुझे सक्सेस होना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अच्छी जॉब हासिल करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो मेरी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट प्लान होना चाहिए और मेरा राइट चॉइसेस होने चाहिए। किस चीज के सर? यूजिंग रिसोर्सेज। अभी हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है सर? सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारे पास टाइम। सबसे बड़ा रिसोर्स जो आपके पास है वो है आपका टाइम। तो उस टाइम को आपको राइटली चूज करना है, एफिशिएंटली उसको आपको यूज करना है। पर अगर मैं एक बिजनेस टर्म्स की बात करूं तो बिजनेस में जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वो होते हैं सर हमारे मैन मैन मतलब जो हमारे वर्कर हैं, स्टाफ हैं, मटेरियल, मनी, मशीनरी। मशीनरी मतलब आपके प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, ठीक है। तो मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं एक बिजनेस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। क्या आप मुझे बताओ, आपको स्ट्रेटेजी का मतलब समझ आया? आओ जरा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। स्ट्रेटेजी मीन्स मेरे साथ साथ बोलना है आपको। स्ट्रेटेजी मीन्स ऐसे नहीं, मन मन नहीं, आपको ढंग से बोलना है, मन मन में नहीं, ढंग से बोलना है। स्ट्रेटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म plan of action designed to achieve specific goals and objectives. फिर strategy will give the answer to following questions. पहला, what it wants to do, wants to be, sorry, what it wants to be. Second, what it wants to do, how it wants to do things, where it wants to go. ठीक है, चल आओ जरा, आइए मेरे साथ साथ। तो सर हमने ये पढ़ लिया था, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा था जरा इंग्लिश में। स्ट्रेटजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी कॉज बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसके ऊपर तुम्हारा पूरा चैप्टर है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। इट ऑल्सो मीन्स फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग देम विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज। मुझे बताओ, अब बात समझ आई? हाँ सर। अब जरा मेरी बात समझो, देखो स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है सर? स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस इसलिए है, पहले ये भाई साहब के बारे में आप जानते हो, ये जो दाढ़ी वाले भाई साहब हैं, इनका नाम क्या है सर? इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो इन्होंने ही दी थी। इनका क्या कहना था जरा पढ़ो। सर्वाइवल, अगर इस वर्ल्ड में कोई सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज प्रोपेगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन। कह रहा है जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। वो ये कहता है कि फिटेस्ट का मतलब क्या है? फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है जो सबसे बड़ा है, सबसे भीमकाय है, जिसका पूरा दबदबा चल रहा है, जैसे कि डायनासोर्स थे, जैसे कि अभी ये है शार्क मछली है। ऐसे नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेंगे, नहीं। सर्वाइव वो करेगा हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली टू द चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब उनका कहने का मतलब ये था, चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, कह रहा है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पे मास जो है किलिंग हुई है। मास किलिंग का मतलब यह है कि मास तौर पे हमारी पृथ्वी ने बहुत चीजें बदली हैं। जैसे डायनासोर खत्म हो गए थे, एक मास लेवल पे एक्सटिंक्शन हुआ था, बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई थी। तो अब जो मास लेवल पे ये सब चीजें खत्म होती हैं हमारी, ऐसा कहा जाता है कि 4 से 5 बार हुआ है और आगे भी हो सकता है। इसीलिए तो जो हम इंसान हैं वो अभी यहाँ पे जाने की सोच रहे हैं कि मार्स पे जाएंगे, या कोई ऐसा प्लेनेट ढूंढ रहे हैं जो कि हैबिटेबल जोन में आता हो, ताकि हमारी प्रजाति के कुछ लोग तो बचे रहें, हम बिल्कुल एकदम एक्सटिंक्ट ना हो पाए, कुछ तो जिंदा रहें। तो फिटेस्ट जो है, फिटेस्ट कौन है सर? जो चेंज कर सकता है अपने आप को, अडॉप्ट कर सकता है विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेगा वो ही सर्वाइव करेगा, वरना सर्वाइव वो नहीं कर सकता। अगर मैं इसी टर्म को, इसी थॉट को, इसी फिलॉसफी को मैं बिजनेस के टर्म्स में बात करूं, तो मैं ये कहूंगा सर, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आए, बहुत सारे ऐसे ऐसे बिजनेसेस आए जो किसी टाइम पे टॉप पे हुआ करते थे। आप जानते भी हैं ऐसे कौन कौन से थे, मैं बताऊंगा अभी। टॉप पे हुआ करते थे, ऐसा उनको लगता था कि हमारे अलावा तो दुनिया चल ही नहीं सकती, हम तो बादशाह हैं। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि आज उनको कोई पूछता नहीं है।
देखो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सर सही स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म विजन अगर नहीं होगा, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं स्ट्रेटेजी की। अगर लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा होने के कारण ये कंपनी जो थी वो कभी टॉप पे हुआ करती थी, आज खत्म हो चुकी है, यानी फेल्ड हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करा, अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करा। जिसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका आपको नाम पता है, नोकिया। देखो जरा, नोकिया कंपनी आज के टाइम पे खत्म हो चुकी है। उसका जो सीईओ था, उनकी लास्ट स्पीच थी, अगर दिख रहा हो ढंग से आपको, इन द लास्ट स्पीच गिवन बाय नोकिया सीईओ स्टेफन इलॉप ने क्या कहा, फिनलैंड की कंपनी थी वैसे ये। ही सेड दैट वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, कह रहे हमने कुछ गलत नहीं करा, बट सम हाउ वी फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए। किसी टाइम पे 90% मार्केट जो है इंडिया की, नोकिया डोमिनेट करता था। आज के टाइम पे आपको नहीं मिलेगा नोकिया कहीं पे भी, क्योंकि नोकिया के सीईओ ने ये कहा कि यार हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं करा, हालांकि उन्होंने बहुत गलतियां करी। सबसे मेन गलती जो उन्होंने करी, अगर आपको पता हो तो, वैसे आपको तो नहीं पता होगा अगर आप यंग जनरेशन के हैं, जो थोड़े मेरे या मेरे से मेरे टाइम के या मेरे से थोड़े से आगे के टाइम के जो हैं, उनको ये पता होगा कि सॉफ्टवेयर जो नोकिया चलाता था, नोकिया ने बहुत, नो डाउट, बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते थे वो। तो नोकिया अपना जो सॉफ्टवेयर चलाता था उसकी एप्लीकेशन सिम्बियन पे चलती थी, सिम्बियन का ही वो अपग्रेड वर्जन लेकर आता था। लेकिन जब टाइम बदला और एंड्रॉयड आया, गूगल ने एंड्रॉयड डेवलप करा, एंड्रॉयड आने के बाद उसको सैमसंग ने अपना यूज करना शुरू करा मोबाइल फोन में, चाइनीज कंपनीज ने भी यूज करना शुरू करा, पर नोकिया सिम्बियन के साथ चिपका रहा और वो डेवलप नहीं कर रहा था, वो कोई भी चीज ऐसी नई लाके नहीं दे रहा था। और एंड्रॉयड में सबसे अच्छी बात क्या थी, एंड्रॉयड में सबसे अच्छी बात थी प्ले स्टोर, जो पहली बार आया। प्ले स्टोर लोगों को देख के लगा ये तो पता नहीं क्या चीज है, आपको कुछ भी करना है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, गेम खेलनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कुछ भी चीजें हैं एप्लीकेशंस में इतना कुछ मिल रहा है। पहले ये सब नहीं था, नोकिया ने ये सब नहीं दिया। फिर नोकिया को थोड़े टाइम बाद अपनी गलती पता चली, नहीं यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। तो नोकिया ने क्या करा, नोकिया ने एंड्रॉइड को लेने की जगह वो चला गया विंडोज फोन पे। अगर आप ध्यान दोगे, नोकिया ने लुमिया के अपने फोन निकाले। अब कैमरा अच्छा था, सब चीजें अच्छी थी, लेकिन क्या था उस टाइम, जो मोबाइल फोन आ रहे थे, जैसे लावा लावा कंपनी थी एक आई थी, और एक माइक्रोमैक्स आई थी, और चाइनीज कंपनी बहुत आई, जिनका प्राइस बहुत कम था और फीचर बहुत अच्छा दे रहे थे। हालांकि उस टाइम क्वालिटी बहुत घटिया होती थी, लेकिन लोग क्वालिटी नहीं देख रहे थे, लोग फीचर्स देख रहे थे, कह रहे थे कैमरा अच्छा है, उसका साउंड बहुत अच्छा है, उसका स्पीकर बहुत अच्छा है, उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, टच स्क्रीन पे है, सस्ते में दे रहा है। और नोकिया वही सारे फीचर किस में दे रहा था, बहुत महंगे प्राइस में। तो ऐसे नोकिया की टाइम टू टाइम बहुत गलतियां होती गई और आखिरी में नोकिया जाके फेल हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, जैसे एक है कॉम्पैक, ठीक है, और सर जेट एयरवेज भी थी, जेट एयरवेज भी खत्म हो गई है क्योंकि इन्होंने भी डेवलप नहीं करा। नोकिया तो आपको पता ही है। और कौन सी है सर, जनरल मोटर्स करके कंपनी थी, वो भी खत्म हो चुकी है। फिर कोडैक करके आता था, जिसकी फिल्म आती थी, कैमरे आते थे फ्लैश वाले, खचक खचक करके। आपको नहीं पता होगा, अपने माता पिता से आप पूछेंगे तो बताएंगे पहले रील वाले कैमरे आते थे। सर इंस्टाग्राम की रील नहीं, इंस्टाग्राम की रील नहीं, रील वाले कैमरे, इसमें फिल्म होती थी, रील लगाते थे, फोटो खींचते थे, 30 फोटो, 30 फोटोज खींची जाती थी। ठीक है, आपके लिए तो बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह है, खासकर उन लोगों को जिनको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है, कि सिर्फ आप 30 फोटोज खींच सकते हो। फोटो खींचने के बाद आपको लैब में जाके देनी पड़ेगी, और वहां से 15 दिन 20 दिन बाद फोटो डेवलप होकर आती थी। उस टाइम तो आपको पता ही नहीं होता था कि भाई फोटो खींची कैसे है, वो 15 दिन 20 दिन इंतजार करने के बाद फिर जाके कहीं हमें फोटोज मिलती थी, और 30 फोटोज ही होती थी, तो उसको देखने का बड़ा मजा आता था। ऐसे ही याहू, याहू आपको पता है, याहू किसी टाइम पे टॉप पे था, आपको नहीं पता होगा। आजकल जो मैसेंजर आ रहे हैं, जैसे ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनसे पहले किसी जमाने के अंदर याहू मैसेंजर हुआ करता था। याहू मैसेंजर ही सबसे पहला मैसेंजर था, आया था, उसके बाद बाकी आया, ऑर्कुट आया, फिर फेसबुक आया, फिर व्हाट्सएप आया, टेलीग्राम, अब तो हजारों हैं। लेकिन याहू किसी टाइम पे टॉप पे हुआ करता था, गूगल भी इसके नीचे था। और गूगल ने एक टाइम पे याहू को अपने आप को बेचने के लिए कहा था कि भाई हम लॉसेस में जा रहे हैं, आप हमें खरीद लो इतने मिलियन डॉलर्स में। अब मुझे याद नहीं है कितने मिलियन डॉलर्स था, बिलियन में था। लेकिन याहू ने मना कर दिया कि हम तो टॉप पे हैं, हमें क्या जरूरत है, तुम तो गूगल हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। आज के टाइम पे हाँ, याहू निकल लिया। अच्छा, ऐसे ब्लैकबेरी था,
ऐसे ही हमारे भाई साहब क्या कहते हैं, ये जो अंबानी जी हैं, इनके भी बड़ी दिक्कत हुई, इन्होंने भी अपने आप को टाइम से डेवलप नहीं करा। तो मुद्दे की बात यह है सर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान अच्छा नहीं है, और उस लॉन्ग टर्म प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए छोटे छोटे प्लान आपके सही नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाओगे। अच्छा सर, बात समझ आ गई, ठीक है। सर जैसे कि देखो, पढ़ो जरा स्ट्रेटेजिक वर्ड, ठीक है, इस लड़की को मत देखो अभी, यहां देखो। स्ट्रेटेजिक वर्ड आया है वर्ड स्ट्रेटेजी से, जिसका सिंपल मीनिंग होता है प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग नॉर्मल प्रोसेस है, जबकि स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बनाना तोड़ा, बनाना थोड़ा टफ होता है, तोड़ा नहीं, थोड़ा टफ होता है, स्ट्रेटेजी बनाना टफ होता है। क्या हम अपने लाइफ में भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं? बिल्कुल सर। जैसे कि ये लड़की देखो, लड़कियां खासकर जब अपनी शादी का फंक्शन होता है, आजकल जो हमारे जो मेट्रो सिटीज में लड़कियां हैं, वो बड़ा स्ट्रेटेजी बनाती है अपनी शादी, अपने फंक्शन को लेके, कि स्पेशली वेडिंग फंक्शन और मेकअप, डांस, परफॉर्मेंस उनको बड़ा रहता है। ऐसा मेकअप होना चाहिए, ऐसा लहंगा होना चाहिए, ऐसा डांस होना चाहिए, एंट्री पे दुल्हन की सहेलियां ये हो गई, ये पता नहीं क्या छत्ती झमेले मतलब वो होते हैं, तो वो पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आजकल तो इसके लिए वेडिंग प्लानर्स आ गए हैं, वो जो सारी चीज कहते हैं, ये थीम है, वो थीम। एक वो मैं देख रहा था, वो ये कौन है पिक्चर, वो एनिमल मूवी, उसके अंदर वो जो बाइक लेकर आता है ना, वो जिसमें गोलियां मारता रहता है सबको, उसके ऊपर भी बना रखी थी कि दूल्हा आएगा और वही बाइक से बना रखी है, और जो वेटर है उनको मास्क पहना दिया, और वो अपने आप को, मतलब अजीब ही गरीब था, मतलब बड़ा मुझे कॉमेडी वाला लग रहा था। चलो, तो मुद्दे की बात है कि सर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, जैसे डांस परफॉर्मेंस ये लड़कियों के लिए। ऐसे ही जो लड़के ये गेम खेलते हैं, पबजी गेम खेलते होंगे, उनको पता होगा कि जब आप गेम खेलते हो तो गेम में भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। आप दोस्तों के साथ बैठ के गेम खेलते हो, आप कहते हो ये यहाँ जाएगा, इधर उतरना है, ये वाला स्कोप है, मैं यहाँ रहूंगा, ऐसे करके हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बताओ, बनाते हो नहीं बनाते? हाँ सर, तो ये भी स्ट्रेटेजी होती है। सर कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम में चीटिंग करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कि भाई तू ऐसे बैठ जाइयो, मैं फर्रा ऐसे फेंकूंगा, तू यहाँ से देख लियो, तो ये सब भी क्या है सर? स्ट्रेटेजी है। मतलब अब सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, अगर सक्सेस होना है तो आपको अगर अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है स्ट्रेटेजी की। मुझे बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ आई? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल बात समझ आ गई है। तो सर पहला वर्ड था स्ट्रेटेजी, जो हमने समझ लिया। दूसरा वर्ड जो हमने पढ़ना है वो कौन सा है सर? वो है मैनेजमेंट। कौन सा है? मैनेजमेंट। आओ जरा लिखिए दोस्तों, मेरे साथ साथ लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, तो इसका मतलब होता है सर डिसीजन मेकिंग। सर ये लिखना है? हाँ भाई लिखना है। चलो लिखो, मैनेजमेंट refers to the process of planning, second, organizing। सर ये तो 12th में पढ़ा था, हाँ वही है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद सर, ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता था स्टाफिंग, फिर उनको डायरेक्ट करना होता था, डायरेक्टिंग, एंड कंट्रोलिंग। हाँ सर, याद आ गया। तो मैनेजमेंट ये क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर 5 चीजें होती है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे लिखो। टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल efficiently and effectively,
full stop. It ensures that an organization functions smoothly and meets its objectives. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है सर, लिख लिया, चलो लिख लो. टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, फुल स्टॉप. इट एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली एंड मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फुल स्टॉप. ठीक है, आप जरा देखो भाई मैनेजमेंट क्या है सर. कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन मेकिंग. इसमें ये 5 फंक्शंस आते हैं जिसमें हमें क्या करना है सर, अगर मुझे अचीव करना है कोई स्पेसिफिक गोल, लेकिन कैसे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. एफिशिएंट होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए. एफिशिएंट का मतलब कम से कम कॉस्ट में, इफेक्टिव का मतलब जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हो. एफिशिएंटली का मतलब अगर मैं सिंपल बताऊं, कॉस्ट कम. इफेक्टिवली का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा. फिर टू एंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली. भाई मैनेजमेंट क्यों करी जाती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है, जो भी उसके काम है, जैसे अगर प्रोडक्शन वाला है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है कोई, जो मैन्युफैक्चरिंग करके सामान बेचती है, तो पहले वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसके बाद उसका सामान जाएगा बिकने के लिए, फिर वो बिकेगा, फिर पैसा आएगा. तो ये फंक्शन जो है सारे, ये स्मूथली हो सके, इसलिए क्या कौन बनाए जाते हैं सर, मैनेजर्स को अपॉइंट करा जाता है, ताकि क्या हो सके सर, हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो सके. क्या हो सके, ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके. आओ जरा देखो जरा क्या होता है मैनेजमेंट का मतलब. भाई मैनेजमेंट जो 12th में पढ़ा था ना, 5 फंक्शंस, वो ही है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी काम को सही तरीके से योजना बनाकर, यानी कि प्लानिंग बनाकर, संगठित तरीके से, ढंग से करना, यानी कि कलेक्टिव तरीके से, ताकि गोल को अचीव किया जा सके. ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग ये सब लगता है. आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े पोस्ट पे होते हैं, जैसे कि ये रतन टाटा जी तो सर्वलोक चले गए हैं, मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो गए, ऐसे ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ये सब क्या है सर, ये मेन मैनेजमेंट के लोग हैं, जिनका जो टॉप पे बैठे हैं. फिर इनके नीचे नीचे मैनेजर वाले होते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले, फिर उसके अंदर और मैनेजर होते हैं. ऐसे करके क्या होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी पे. कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, तो हमने क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी में, जो मैंने आपको पढ़ाया भी. द टर्म स्ट्रेटेजी एज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज. भाई लॉन्ग टर्म प्लान है, ब्लूप्रिंट है पूरा. ठीक है, डिजाइन, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इट वांट्स टू बी, हमें क्या बनना है, व्हाट इट वांट्स टू डू, हमें क्या करना है, व्हाट इट वांट्स टू डू थिंग्स, हमें कौन सी चीजें करनी है, और वेयर इट वांट्स टू गो, हमें कहां तक पहुंचना है. अब एप्लीकेशन क्या है इसकी, आओ जरा पढ़ो एक बार. स्ट्रेटेजी रिलेट्स टू द वे. एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, सर क्या मतलब है इसका, आओ जरा पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ समझते हैं. कह रहे स्ट्रेटेजी रिलेट टू द वेज द बिजनेस डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड ऑफ्टन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परसुइंग देयर विजन, मिशन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स. आपको देखो अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी समझा रहा हूं. क्या हमें इसमें याद करना है, किस चीज का हमें रट्टा लगाना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता रहूंगा. अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, तो अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोई डरने वाली बात नहीं है. ठीक है, चल वैसे तो मुझे लगता नहीं कि समझ नहीं आ रहा होगा, इतना तो मैं आपको करा ही रहा हूं कि समझ आ रहा होगा. देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्ट्रेटेजी रिलेट टू द वेज, कह रहा है ये हमें रास्ते बताता है. द बिजनेस डिसाइड टू रिस्पॉन्स टू डायनेमिक, कि भैया जो डायनेमिक एंड ऑफ्टन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कि एक बिजनेस के ऊपर भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत सारे होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट पूरा चैप्टर है इनके ऊपर,
ये पढ़ने हैं भाई। इनको हमें सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो वो रास्ते हमें कौन बताता है? स्ट्रेटेजी बना के हम वो रास्ते निकालते हैं, ठीक है। वाइल परसुइंग देयर विजन, और उसके साथ साथ हमें अपने विजन पे ध्यान रखना है, हमें अपने मिशन पे ध्यान रखना है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो क्या होते हैं, विजन मिशन, वो भी हमें इसमें देखना है। आगे पढ़ते हैं। द वेरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजी into business organization is intended to unravel complexity and to reduce uncertainty caused by changes in the environment। क्या कहना चाह रहा है जरा समझो। कह रहा है कि वेरी इनकॉर्पोरेशन, जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज इंटेंडेड टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी, जो बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी है उनको कम करा जा सके, एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, और अगर कोई अनसर्टेनिटी है, कुछ ऐसा फ्यूचर में हो सकता है जिस वजह से हमें नुकसान हो जाए, जैसे आज के टाइम पे जैसे कोरोना आया। अब जब कोरोना आया तो किसी को पता नहीं था कि भाई क्या हो सकता है, इसमें क्या हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी अब क्या है, आगे भी बनी हुई है। तो अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके चल रही हैं कि कल को अगर कोई ऐसा थ्रेट आता है, कोई ऐसा फिर से कोई ऐसी अगर बीमारी आती है, कोई वायरस आता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हैं कि बिजनेस नहीं रुकेगा हमारा। कॉज्ड बाय चेंजेस इन एनवायरनमेंट। फिर आगे कह रहा है कि स्ट्रेटेजी सीक्स टू रिलेट टू गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं ये उससे रिलेट करती है। गोल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, याद रखना। गोल्स अभी तो मानो कि हमारे लक्ष्य हैं, जो हमें पाना है वो गोल्स हैं। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम, और उनको अचीव कैसे करना है ये भी बताता है। हम पढ़ क्या रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन, कि भाई एप्लीकेशन क्या होगी, किसकी? स्ट्रेटेजी की बिजनेस में एप्लीकेशन, यानी क्या हेल्प करेगा वो। आगे स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान। कह रहे गेम प्लान है बिजनेस का, द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू टेक मार्केट, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, कंपीट सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजी से हमें मिलती हैं। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, पूरे जो हमारा ये जो पूरा दिया हुआ है ये, एक बार इसको पूरे को पढ़ते हैं दोबारा से। स्ट्रेटेजी रिलेट टू द वेज द बिजनेस डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड ऑफन होस्टाइल क्या फोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस वाइल परसुइंग। उसके साथ साथ उनको अपने विजन पे ध्यान देना है, मिशन पे ध्यान देना है, और अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। फिर वेरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजी इनटू ऑर्गेनाइजेशन में जब आप स्ट्रेटेजी लगाओगे, इज इंटेंडेड टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या है, जो बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम करी जा सकती है, एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज बाय, बताओ अनसर्टेनिटी किससे होती है? इन्वायरमेंट से, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। फिर कह रहे हैं स्ट्रेटेजी सीक टू रिलेट टू द गोल्स। भाई हमारे गोल्स के साथ चिपकी होगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनी किस लिए है? ताकि अपने गोल्स को अचीव करा जा सके ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। उसके साथ साथ उनको अचीव कैसे करना है वो भी स्ट्रेटेजी में होगा। भाई स्ट्रेटेजी ये बताएगी आपको सीए बनना है, और स्ट्रेटेजी ये भी बताएगी कि सीए बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान। बिल्कुल एकदम भैया, भाई साहब गेम प्लान है दोस्त, कि भाई गेम प्लान बना रखा है अपना, तो प्लान रेडी है कि भाई अब तो ऐसे पढ़ाई करेंगे और ऐसे फोड़ देंगे। तो दैट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस की गेम प्लान किसका है सर? यहाँ पे मैनेजमेंट का है, यानी कि जो मैनेजर्स हैं जो यूज करेंगे ताकि अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, अपने ऑपरेशंस कंप्लीट करे जा सके, मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करा जा सके, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करा जा सके, कंपीट करा जा सके अपने जो राइवल्स हैं उनके साथ, एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। चल, तो सर इसका मतलब ये हुआ अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो सर इसके अंदर दो वर्ड आए। कौन कौन से वर्ड आए सर? एक आया स्ट्रेटेजिक और दूसरा आया मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है सर? स्ट्रेटेजिक का मतलब है इन डिटेल लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, और मैनेजमेंट का मतलब है सर डिसीजन मेकिंग करना। अब आगे पढ़ो। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस is the set of activities that firm managers undertake to
that firm managers undertake to put their firms in the best possible position to compete successfully in the marketplace. आओ जरा इसको लिख लो, साथ साथ लिखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखो, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, हेडिंग डाल लो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, उसमें लिखो द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस is the is the set of activities, is the set of activities that firm managers, is the set of activities that firm managers undertake, that firm managers undertake to put their firms, to put their firms in the best possible, in the best possible position, in the best possible position to compete, to compete successfully in the marketplace, to compete successfully in the marketplace. ठीक है, आओ जरा देखो भैया, दोनों की बात करी, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट दोनों को मिला के क्या बना सर? देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसके अंदर आपने स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जोड़ दी, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी अपने आप में प्रोसेस है, मैनेजमेंट भी अपने आप में प्रोसेस है, जिसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी, जिसमें क्या होंगी, कुछ एक्टिविटीज होंगी, जो किसको बताई जाएगी सर? ये मैनेजर्स को बताई जाएगी। सर जैसे आपके पेरेंट्स भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई बच्चा जो है वो सक्सेस कर जाए, आगे बढ़ जाए, किसी फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश हो जाए और हम भी वहां पहुंच जाए, तो वो क्या करते हैं? सेट ऑफ एक्टिविटीज ध्यान रखते हैं। पेरेंट्स कौन है सर? पेरेंट्स हमें मैनेज करते हैं, हमारे लिए मैनेजर हो जाते हैं, जो कि अंडरटेक करते हैं क्या? ये एक्टिविटीज जो है इनका, इनके ऊपर काम करते हैं, ताकि क्या हो सके, तो आप जो हो, उनके बच्चे जो है वो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में आ सके, जो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन है उसमें आ सके। सेट ऑफ एक्टिविटीज में क्या क्या करते हैं सर हमारे पेरेंट्स? सर वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें कोचिंग के लिए पैसा देते हैं, हमें टाइम देते हैं, अनड्यू कोई बर्डन नहीं डालते हमारे ऊपर, और हमें जो भी चाहिए वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो सेट ऑफ एक्टिविटीज कौन करेगा सर? मैनेजर्स करेंगे बिजनेस में, ताकि उनकी फर्म जो है कहां पहुंच सके सर? बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में पहुंच सके। और जब वो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में पहुंचेगी तो कंपीट करना पड़ेगा, टू कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस में सक्सेसफुली क्या कर सकेंगे? हम कंपीट कर सकेंगे। ठीक है, देखो आगे पढ़ो, लिखना नहीं है ये। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, यहां लिखा है ना सेट ऑफ एक्टिविटीज, तो ये है वो सारी एक्टिविटीज जो एक मैनेजर को, जो एक मैनेजर को करनी पड़ेगी, किसमें? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। कि विजन और मिशन हमें डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये भी पढ़ना है, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स और क्रिएटिंग चूजिंग, जो भी इसमें आगे लिखा होगा ये रहा, क्रिएटिंग, चूजिंग, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज एंड मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, एक काम करो, इसको भी लिख लो आप, लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is made of several distinct activities, developing the firms, पहला लिखो विजन एंड मिशन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग, कॉमा चूजिंग, कॉमा इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज, कॉमा एंड मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। इसको लिख लो फटाफट से। लिख लिया? लिख लिया तो आओ कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। लेवल्स
ऑफ, हालांकि ये बाद में डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं इसका मैं। स्ट्रेटेजीज, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि हमारे कितने लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, ये उसके बारे में। ठीक है, चलो लिखो इसको। आइए दोस्तों आगे लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कौन सा करना है सर? कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमें, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज, यानी कौन कौन से लेवल पे हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होती हैं। याद रखना इसको हमें डिटेल में पढ़ना ही है, इसको तो आगे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना ही है। चलो तो इसका अभी सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। लिखो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड डिविजनल लेवल, इसको आप कह सकते हो टॉप, इसको आप कह सकते हो मिडल, और उसके बाद सर, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे फंक्शनल, फंक्शनल लेवल, इसको आप कह सकते हो लोअर लेवल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल, डिवीजन लेवल और फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में कौन आते हैं सर? कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सर इसमें टॉप लेवल के लोग आते हैं सारे के सारे, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसमें आता है सर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर इनका काम क्या होता है? इनका क्या काम होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, इनका काम होता है सर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, यानी स्ट्रेटेजी बनाते ये हैं। ठीक है, जैसे कि सर एग्जाम्पल, एक्सपेंशन प्लान, या मर्जर। जैसे मर्जर हुआ, दो कंपनीज थी जो खत्म होने की कगार पे थी, लेकिन अभी भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने मर्जर कर लिया। कौन सा सर? वोडाफोन एंड आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया मिलके वी बन गए हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज कौन बनाता है सर? स्ट्रेटेजीज बनाते हैं टॉप लेवल के ऑफिशियल्स। कौन बनाता है सर? टॉप लेवल के ऑफिशियल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं खाली सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा होता है। उसके बाद आते हैं सर मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल में कौन कौन होते हैं सर? मिडिल लेवल में होते हैं हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और सर इसमें होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, और सर इसमें होता है हमारा एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा फंक्शनल लेवल में कौन होते हैं सर? फंक्शनल लेवल पे होते हैं हमारे प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर। तो एक्चुअली में, पहले इसको लिख लो फिर समझते हैं जरा। एक्चुअली में करना क्या है, हमें स्ट्रेटेजी का जो फ्लो है वो समझना है। सर स्ट्रेटेजी का जो फ्लो होता है ना, स्ट्रेटेजी क्या है सर? स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। अपने गोल्स और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिजाइन करी जाती है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा। सर देखो हमारे पास है ना स्ट्रेटेजी से रिलेटेड तीन टाइप के हमें क्या मिलेंगे? लेवल मिलेंगे। एक कॉर्पोरेट लेवल, एक डिविजनल लेवल और एक फंक्शनल लेवल। ये क्या है? ये है सर फ्लो ऑफ स्ट्रेटेजी। एक्चुअली में अगर मैं बताऊं
तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ स्ट्रेटेजी। भाई स्ट्रेटेजी का फ्लो कहां से होता है? सबसे पहले से स्ट्रेटेजी बनती कहां पर है? स्ट्रेटेजी को बनाने वाले होते हैं सर टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल के। उसके बाद सेकंड आते हैं सर डिविजनल लेवल, जो उस स्ट्रेटेजी के अंदर हिस्सा होता है उनका बनाने में भी और एग्जीक्यूट करने में भी। फाइनली एग्जीक्यूशन कौन करता है सर? फंक्शनल लेवल के लोग करते हैं। ठीक है, बात समझ आई? देखो जरा, कॉर्पोरेट लेवल और टॉप लेवल, यहां पे कौन होते हैं सर? पढ़ो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड, बनाते कौन है सर? टॉप लेवल के मैनेजर्स बनाते हैं। सच स्ट्रेटेजीज इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान। कह रहे इसमें क्या होता है कि प्लान डिसाइड होते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन हो गया, ग्रोथ हो गया, कि भी एक्सपेंड करना है, ब्रांचेस खोलनी है एक से ज्यादा, हमें ग्रोथ करनी है, फ्रेंचाइजी देनी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, किसी के साथ जुड़ना है या हमें किसी को जोड़ना है, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर, मर्जर, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डिस इन्वेस्टमेंट एरिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड सो ऑन। ये सारे किसमें होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल में। सर ये लिखना है? नहीं लिखना है, ये आपको मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर आते हैं सर डिविजनल लेवल। टॉप लेवल पे कौन हो गए? जैसे सर रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, ये सारे टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं। इनका मेन काम होता है स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेशन, बनाना। फिर सर मिडिल लेवल कौन होते हैं? आओ जरा देखते हैं। दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटेजी नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय डिवीजन, यानी इनका ऑपरेशन कौन करता है? यानी इनको बनाने की जिम्मेदारी टॉप लेवल की है, इनको लागू करने की जिम्मेदारी डिविजनल लेवल की होती है। एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइन, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन, कौन से प्रोडक्ट हमारे होंगे, प्रोडक्शन की वॉल्यूम कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, प्राइसेस क्या होंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन, मार्केट पेनिट्रेशन, परचेजिंग सोर्सेस, पर्सोनल डिपार्टमेंट एंड लाइक दिस इज डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर सेपरेट टॉपिक्स। मैंने आपको बताया कि इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो फंक्शनल लेवल और डिविजनल लेवल क्या होते हैं ये भी समझ लिए। अच्छा, अब जरा ये समझो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजी। आओ दोस्तों, गाइस यहां देखिए एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजीज। भाई स्ट्रेटेजी क्या है सर? लॉन्ग टर्म प्लान है ताकि अपने स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करा जा सके। सर एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है सर? रिसेंट टाइम्स में जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई जो है, आजकल यूपीआई पे भी बड़ा बवाल चल रहा है, हो सकता है यूपीआई के पैसे चार्ज होने शुरू हो जाए, अभी तक तो नहीं हो रहे पर हो सकता है फ्यूचर में आपसे यूपीआई के पैसे लिए जाए। कह रहे यूपीआई हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म डिजिटल पेमेंट। आपको पता है यूपीआई आने की वजह से लोग 5 रुपए का सामान, इवन 1 रुपए की टॉफी भी यूपीआई से खरीदते हैं। और यूपीआई की सक्सेस को देखते हुए बहुत सारी कंट्री जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, उनको हम यूपीआई की टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका भी चाहता है कि भाई हमारे भी यहाँ पे यूपीआई शुरू हो जाए। और उसके साथ साथ ये भी बात चल रही है अभी कि अब इंडिया से अगर पैसा किसी को ट्रांसफर करना है यूएस, या यूएस से पैसा किसी को ट्रांसफर करना है इंडिया में, तो पहले ये सिर्फ बैंक के थ्रू हो सकता था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। स्विफ्ट कोड होना जरूरी होता था। एक स्विफ्ट कोड होता है, वो मैंडेटरी होता है, और ये स्विफ्ट कोड जो है यूएस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से यूएस ने रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट से बाहर करा हुआ है, स्विफ्ट कोड उसने उसको नहीं दे रखा। हर पेमेंट का अलग सेपरेट कोड जनरेट होता है। ये जनरेट कौन करता है? अमेरिकन बैंक जनरेट करते हैं। फिर कह रहे ट्रांसफॉर्म डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। यूपीआई की वजह से हमारा जो डिजिटल पेमेंट है एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हम ज्यादातर, यहाँ मेट्रो सिटीज में बात करें तो हम ज्यादातर कैश नहीं रखते, हम ज्यादातर पेमेंट यूपीआई से करते हैं। एंड इज नाउ बीइंग यूज्ड ग्लोबली। अब ये ग्लोबली यूज होना शुरू हो गया है। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो ये एक स्ट्रेटेजी है हमने बनाई कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे ऐसी जो ग्लोबली यूज होगी। और इतनी बेहतरीन, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमने बनाई यूपीआई की कि वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हुई है और बहुत इजी भी है इसको यूज करना। फिर कह रहा है केचअप ब्रांड एग्जांपल, जैसे मेकिंग अ हेल्दियर केचअप। कह रहा है हेल्दियर केचअप, वैसे केचअप आजकल हेल्दियर आती नहीं है, किसान जो
वो आती है हमारी केचप जो है, उसमें भी पीछे लिखा हुआ है कि भाई ये किसान जो है सिर्फ कहने के लिए किसान है, बाकी इसमें सब कुछ मिलावटी ही है। मिलावटी मतलब शुगर वगैरह सब डाला हुआ है। कह रहा है अगर कोई ऐसा केचप ब्रांड है जिसके अंदर कम शुगर है, लेस शुगर और लेस प्रिजर्वेटिव्स है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बाय लेटिंग पेरेंट्स फील सेफ, ताकि पेरेंट जो है वो फील सेफ करें अबाउट किड्स कंज्यूमिंग केचप, इट कैन बी कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। Yes, it is a business strategy to fight competition and adapt a changing external environment। जैसे कि पीपल जो है अब हेल्दियर कह रहे हैं कि भैया हेल्दियर दो। इसी वजह से आपने देखा होगा आजकल A2 काउ वो होती है जो इंडिया में होती है। बाकी जो हमारे पास घी मक्खन जो आता है वो A1 का होता है, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां से जो काउ के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो A1 होते हैं। A2 काउ इसको बहुत अच्छा माना जाता है, जो इंडियन ब्रांड की काउ है। इसका जो भी डेयरी प्रोडक्ट है ये तो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, ये तो सारा हम बाहर दे देते हैं क्योंकि वो महंगे दाम पे खरीदते हैं। A1 वाला जो है वो इंडिया में यूज होता है। क्यों? क्योंकि सर हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में काम चलाते हैं, क्योंकि हम पैसा कम देते हैं। वहीं अगर हम A2 काउ का घी अगर लेना चाहे, बटर अगर लेना चाहे, तो ये डबल प्राइस में आता है A1 से। लेकिन अब क्या है, लोगों के बीच में ऑर्गेनिक खाना खाना, हेल्दी खाना और हेल्दी प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड हो चुकी है कि अब लोग ज्यादा पैसा दे के भी ऑर्गेनिक हो गया या A2 काउ का मिल्क हो गया, घी हो गया, ये लेना प्रेफर करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। पहले एक काम करो, कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिख लो, फिर इसको हम समझेंगे। अब आ रहा है सर इंपॉर्टेंट बात, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अभी तक तो क्या था, अभी तक तो सर हम ओवरव्यू ले रहे थे। अब हम इंपॉर्टेंट बात की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, आओ मैं आपको दिखाता हूं बुक में। ये देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये मैंने, आप यहां देखिए, ये तो हो गया क्वेश्चन। ये तो ये तो स्ट्रेटेजी के बारे में था पहला क्वेश्चन। दूसरा ये रहा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, एग्जाम में आ चुका है किस नाम से। देखो एग्जाम में कुछ ऐसे आया था, ये दिसंबर 2021 में, और भी आ चुका है। देखो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या फिर क्वेश्चन कैसे आया है, ईच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिल्ड इट्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। भाई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको रखना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड द बिजनेस वॉरफेयर, भाई दोनों बिजनेस में झगड़ा है। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कह रहा है इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बिजनेसेस की लड़ाइयां लड़नी है तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। कंसिडरिंग दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये है मेरा क्वेश्चन, मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन वाइज ही कराऊंगा, पूरा प्रॉपर जो पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन वाइज ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर हमें कैसे करना है, उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या की पॉइंट्स है वो भी मैं आपको साथ साथ लिखवाऊंगा। ठीक है, तो अभी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, चलो तो ब्रेक ले लो, थोड़ा सा फोन वोन चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन फटाफट से आ जाना और आज की क्लास आज ही कंप्लीट कर लेना। चल ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो ब्रेक लेते हैं।